बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वंस अगेन गॉसिस लॉ के एप्लीकेशंस हैं। और आपको पता है कि हम गॉसिस लॉ क्यों पढ़ते हैं, इसका बिहाइंड रीज़न क्या है। तो वंस अगेन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि इसी जो लेक्चर है उसको देख रहे हो, तो इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसको भी एक दफ़ा और गॉसिस लॉ को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो है ना गॉसिस लॉ हम पढ़ते क्यों हैं। गॉसिस लॉ का जो असल मकसद है गॉसिस लॉ का पढ़ने का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फ़र्ज़ करें कि मुख्तलिफ अंदाज में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो वो जो चार्ज बॉडी है वो जिस शेप का भी क्यों ना हो, जैसे एक स्फेरिकल शेप बॉडी भी हो सकता है, एक शीट ऑफ चार्ज भी हो सकता है, दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल चार्ज प्लेट्स हो सकते हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बिहाइंड भी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई लॉ होनी चाहिए, और वही लॉ हमें मिलता है गॉस लॉ से। तो ये गॉस लॉ की इंपॉर्टेंस को मज़ीद इन्हांस करता है। तो बहरहाल आज का जो लेक्चर है उसमें हम वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक प्लेन शीट है और वो एक इनफाइनाइट शीट है। वो जो इनफाइनाइट शीट है, तो फ़र्ज़ करता हूँ कि ये अगर एक शीट होगा तो इस शीट की वजह से, जो कि चार्ज शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा करता है किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैं इस पॉइंट पर इसकी फील्ड ऑब्टेन करना चाहूँ, यहाँ पर ऑब्टेन करना चाहें, इस साइड पर ऑब्टेन करना चाहें, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसिस लॉ। तो यही चीज़ आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो ये एक इनफाइनाइट शीट है। तो फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसका मतलब होगा उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ पर चलें सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली क्यू पर यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिएगा, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लूँगा तो इसमें चार्ज भी कम होंगे, एरिया कम होगा तो चार्ज भी कम होंगे। अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा सा एरिया कंसिडर करूँगा तो एरिया बढ़ गई, तो उसी स्पेसिफिक एरिया में अमाउंट ऑफ चार्ज भी बढ़ जाएगा। मगर जब आप उसका रेशो निकालेंगे तो उसका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वही कांस्टेंट रेशो हमारा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इधर से अगर आप चार्ज को निकालना चाहें तो सिग्मा इंटू एरिया ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बाद में काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हम गॉसिस लॉ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस सूरत में हमें एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, वो इमेजिनरी सरफेस किसी भी स्पेसिफिक शेप का हो सकता है, मगर कुछ इस अंदाज में होने चाहिए उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गुजार देना ताकि हम टोटल फ्लक्स निकाल सकें। तो मुनासिब होनी चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर की शक्ल में, सिलेंड्रिकल शेप एक गॉसियन सरफेस लिया है। फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लीजिएगा। देखें, यह अगर प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट, इस प्लेन शीट के बिल्कुल सेंटर से मैंने एक सिलेंडर को पास किया हुआ है। ये एक रियल सरफेस नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, इसी सिलेंडर को यूज़ करते हुए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी आपको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि ये चार्ज, ये शीट है, इसके बीच में से हमने जो हमारा सिलेंडर है गॉसियन सरफेस, उसको हमने पास किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर गॉसिस लॉ अप्लाई करूँ तो गॉसिस लॉ टोटल फ्लक्स को, जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको मालूम है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज के बराबर होगा। और इस चार्ज को मैं यहाँ पर
किससे रिप्रेजेंट कर सकता, ये जो Q है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सिग्मा टाइम्स A से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा इंटू A। चलें, ये काम आएगा बाद में, इसको हमने बाद में कंपेयर करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आ गया हमें टोटल फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, मगर जो फ्लक्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर चुके हैं, वो भी आपको मालूम होगा। तो वो अगर हम निकालना चाहें तो ये सबसे पहले टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। ज़हन में रख लीजिएगा कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है इसका कोई से भी छोटा सा सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना पास कर रहा हो, कोई से भी स्मॉल पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए वहां से ना गुजार रहा हो। हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिसको हमने सिलेंडर से पास किया हुआ है, और ये जो सिलेंडर है इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 हिस्सों में पूरा जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलेंडर उसको हम डिवाइड करेंगे, और उधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इमेजिन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे साथ साथ। पहला होगा कि होल कर्व सरफेस, ये जो पूरा कर्व सरफेस है जो कि शीट में से मैंने बिल्कुल इसी अंदाज में गुजारा हुआ है, तो इस शीट का ये जो सिलेंडर है उसको पूरा जो कर्व फेस है उसको कंसिडर करेंगे एक। दूसरा जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस एरिया से गुजार देंगे, कंसिडर करेंगे ये वाला एरिया। तीसरा जो है ना ये वाला जो एरिया है उसको हम कंसिडर करेंगे। इस तरह पूरा का पूरा हमारा जो सिलेंडर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम उधर से गुजारेंगे। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व फेस, हम सबसे पहले कर्व फेस से निकालेंगे। चले काम करते हैं, इस फ्लक्स को हम यहाँ पर φ1 से रिप्रेजेंट करते हैं पूरा कर्व फेस से। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, E.A, या इसको हम लिख सकते हैं EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा किन के बीच बनने वाले एंगल है, ये जो थीटा है वो वेक्टर E और वेक्टर A के बीच बनने वाले एंगल है। तो यहाँ पर जो E है, अगर फर्ज करें शीट ऑफ चार्ज यूं है तो इस साइड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस साइड पे पैदा करेगा, गुजार देगा। इस साइड पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस साइड पर होंगे। यानी कि अगर मैं यूं रख दूं तो इस साइड पे जो शीट है, जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूं होगी, इस साइड पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड पर होगा। तो अगर इसके बीच में से एक कर्व फेस में कंसिडर करूंगा तो ये जो कर्व फेस है, इस कर्व फेस के लिए भी जो भी हो चार्ज क्योंकि शीट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक हो गया। अगर मैं इसी जो कर्व फेस है उसको, उसकी जो डायरेक्शन है वो निकालना चाहूँगा तो उसकी डायरेक्शन कर्व होने की वजह से, प्लेन नहीं है, अगर प्लेन होता, फ्लैट सरफेस होता तो हर एक की डायरेक्शन यूनिफॉर्म होता, एक ही डायरेक्शन होगी, मगर कर्व फेस होने की वजह से हमें इसको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करने होंगे। जैसे मैं अगर इस पॉइंट को ले लूँगा तो इस पॉइंट की डायरेक्शन, इसका सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऊपर होंगे, यहाँ पर ले लूँगा तो इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, नीचे अगर मैं कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट लूँ तो इसकी डायरेक्शन यूँ होगी। मगर अगर आप थोड़ा देखेंगे तो एरिया की डायरेक्शन नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ होगी, मेरी तरफ है, तो इनके बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इस तरह अगर मैं यहाँ पर ले लूँगा तब एरिया की डायरेक्शन यूँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पर है, तो तब भी एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। गर्ज आप क्या करें, इस कर्व फेस में कोई से भी पॉइंट लेंगे तो कोई से भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका और इसका जो एरिया है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल बनता हो। इसीलिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर एंगल है थीटा
कर्व फेस के लिए ज़हन में ये रख लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ, वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी मैं यहाँ पर चले एक एरिया कंसिडर ये करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी एरिया की डायरेक्शन ऊपर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई तस्वुर कर दूँ इधर, तो एरिया की डायरेक्शन यूँ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है। एक वंस अगेन इनके बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको मैं φ1 का नाम देता हूँ। तो φ1 इज इक्वल टू ई ए इंटू कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो φ1 आ गया जी 0। इसी तरह मैं निकाल दूंगा पूरा कर्व फेस का, तो आ गया पूरा कर्व फेस का, ये पूरा जो सिलेंडर है इसको कर्व फेस का आ गया। अब ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया वो रह जाता है। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस वहाँ से हम सबसे पहले निकाल देते हैं। इसके बाद तो φ2 ये जो है ना, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया का इसी के नॉर्मल होगा, तो एरिया की डायरेक्शन यूँ होगी, ये है एरिया की डायरेक्शन। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं इसी साइड पर ही होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यूँ होगा। तो खुद देखिएगा इनके बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ φ2 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होगा, और 1 को किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, वही चीज़ आ जाएगा। तो ये φ2 हो गया। इसका मतलब 1 आने के मतलब पे इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहे होंगे, पास हो रहा होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, इधर से अगर आप निकालना चाहें, इसको मैं φ3 का नाम दूंगा। तो φ3 लेफ्ट फेस का मतलब ये होगा, ये वाला, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला, इसकी जो डायरेक्शन एरिया का इसी के नॉर्मल होगा, तो यकीनन इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड के लिए भी इसी डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर एरिया होगा। तो इनके बीच एंगल वंस अगेन कितना होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री होने का मतलब होगा ई ए इंटू 1, तो φ3 इज इक्वल टू ई ए आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो गॉसियन सरफेस है जिसको हमने एक सिलेंडर के तौर पर लिया है, इसका कोई से भी एक छोटा सा भी एरिया नहीं बचता जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना गुजार दिया हो। तो हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सब को सम करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ1 कितना है, φ1 की वैल्यू 0 है, φ2 ई इंटू ए है, प्लस φ3 भी ई ए है। तो टोटल फ्लक्स आ गया 2E ए के इक्वल, ये टोटल फ्लक्स है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब हमें यहाँ पर टोटल फ्लक्स के दो रिलेशन मिली हैं। एक टोटल फ्लक्स का वही रिलेशन जो हमें गॉस ने बताया, जिसके मुताबिक 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज ही टोटल फ्लक्स के इक्वल होता है। दूसरा हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में टोटल फ्लक्स निकाला जो कि 2EA के इक्वल आया। ठीक, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बस इनमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के टर्म में टोटल फ्लक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में हमने टोटल फ्लक्स को निकाल दिया। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ ताकि इसका फाइनल रिजल्ट को हम यहाँ पर लिख सके। तो कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करने से 2EA इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए के बराबर। तो देखें ये जो ए है ये एक दूसरे को मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0 के इक्वल होगा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ज़हन में रख लीजिएगा।
ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये अगर आप चाहें तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके भी तरीक़ेकार आपको मालूम है। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड, और इसके जो डायरेक्शन है किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर इसी चार्ज शीट के वहाँ तक के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट से, जिसको मैं आर केप से रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ई वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर केप। ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज शीट। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शीट ना लेता, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शीट होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने शर्त, तो यहाँ पर सिर्फ साइन का फ़र्क होगा और कोई नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर हमने जो है ना हमेशा जो बात की है वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात की है। हमने फाइनाइट क्यों नहीं लिया? ठीक, अगर हम फाइनाइट लेंगे तो आपको मालूम है कि चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो पैदा कर रहा है वो इसके एंड पर, यहाँ पर इसकी जो एक जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो यूनिफॉर्म कंसिडर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म तस्वीर करने के लिए हमने शीट को एक लिमिटेड नहीं ली, बल्कि हमने एक इनफाइनाइट शीट की शक्ल में ये लिया है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो है ना टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंशाल्लाह ताला जो नई एप्लीकेशंस हम फिर पढ़ेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।